मुल्क में तब्दीली आए ना आए लेकिन पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में जरूर आ रही है। इमरान खान तारीख रकम कर रहे हैं। न सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास में लगातार शिरकत कर रहे हैं बल्कि धीमे लहजे में खिताब भी कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, बजट और कराची हमले तक हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज कौमी असम्बली में 41 मिनट के खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्विस है। पिछले 2 महीने में कम से कम दहशतगर्दी की 4 बड़ी कोशिशों को हमारी एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए इमरान खान बोले कि ये चाहते हैं कि -1 हो जाए, अगर हो भी गया तो आने वाला इन्हें नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम ने अपने पार्टी अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि कभी कुर्सी छोड़ने से घबराना और डरना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने वाली चीज है। इदारों में इस्लाहात नागुज़ेर हो चुकी हैं, जैसे चल रहे थे अब उसी तरह नहीं चल सकते, ये कहना है वजीर आजम का। और मजीद ये कहा कि या तो हम इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना होगा। वजीर आजम ने आज 2 टोक अल्फाज में कह दिया, एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूँ कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हैं उनको टेक ऑन नहीं करते, अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। लेकिन वजीर आजम की स्पीच से पहले कौमी असम्बली का ऐवान रॉयल रंबल बनने ही वाला था कि स्पीकर बीच में आ गए। वोट भी उतरने वाला था। आपको दिखाते हैं। एक सेकंड स्पीकर साहब बहुत सुनिए यहाँ बैठ के। छोड़ो यार, ये नवीन कमर साहब कर लेंगे रिस्पॉन्ड। अच्छा ठीक है ना भाई, तो लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी फोटो उतारता हूँ। आओ ना बेटा। नो प्लीज फोटो उतारता हूँ। आओ ना बेटा। नो प्लीज मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। प्लीज थैंक यू। ये मैंने नहीं कहा। हौसला आना चाहिए जी, सब इस तरह ना करें जी। आप प्लीज कादर पटेल को बोलने दें, ही कैन आंसर दें। फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी फोटो उतारता हूँ। आओ ना बेटा। मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और बात सिर्फ लड़ाई झगड़े तक महदूद नहीं थी। अरकान एक दूसरे को चैलेंज भी दे रहे थे और चैलेंज कबूल भी कर रहे थे। पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा। आओ मुनाजरा कर दो, आओ पेश कर दो। कल यहाँ पे बात हुई, मुनाजरा करें हमारे साथ। ओहो, एक दिन में 4 पेपर क्लियर हो, मुनाजरा कर, मुकाबला करने को तैयार हूँ। इलेक्शन लड़े जहाँ से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े, मैं वहाँ से लड़ने को तैयार हूँ। कहीं टीवी पे मुकाबला करना चाहे, मैं वहाँ पे करने को तैयार हूँ। आप लोग सामना कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया। 208 अरब का मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। है क्या जो कस के बांधिए मेरी बरा डरे, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहगर को मैं।
बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं, जबकि तज्जिए के लिए खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब और अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये वज़ीर आज़म की स्पीच पर मैं आपसे बात करूंगी और जो उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में अंदेशा जाहिर किया उस पर भी बात करूंगी। उससे पहले मैं ज़रा ये बात करना चाहूँगी, कल एक कौमी सानहा गुजर गया, अफसोसनाक कल ये दिन था। आज ये पार्लियामेंटेरियंस का, अरकान कौमी असम्बली का जो रवैया था, क्या आज ऐसा होना चाहिए था असम्बली में? बहुत शुक्रिया जी। वाकई बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और वज़ीर आज़म ने आज अपनी तकरीर का आगाज़ उसी वाक़े से किया और उसके जो बैन अक़वामी जो उसका हाथ है या जो बैरूनी हाथ है उस बारे में भी जो बात की और जो हमारे सिपाहियों ने और हमारे पुलिस वालों ने जो वहाँ पे जाने दी और दलेरी से इस वाक़े को के जिसको बहुत बड़े एक नुकसान हो सकता था उसको बचाया, उनकी तारीफ़ भी की। रही बात पार्लियामेंटेरियंस की, तो आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि बजट में लोग हमारे कम हैं और लोग अपोजिशन से मिल गए हैं। एक अपोजिशन ने अपने अपने आप को खुद फरेबी में रखा हुआ था और कल जब गिनती हुई तो बहुत बड़ा फर्क था उस गिनती में, तो उससे ज़रा हवास बाख्ता हुए हुए हैं। आज भी सारा दिन वो शोर शराबाई करते रहें और वॉकआउट करते रहें, तो मेरा ख्याल है बड़ा गैर संजीदा उनका रवैया था, गैर संजीदा तकरीरें थी, ज़ाती हमले थे। और जाहिर है जब आप पार्लियामेंट में होते हैं और आपको पता हो कि एक लोग करप्ट, जी नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको पता हो कि मुल्क को लूटने वाले करप्ट किस्म के लोग यहाँ कौम के सामने इस तरह की बातें करें, तो जाहिर है दूसरी तरफ के भी जज्बात होते हैं और हम ये बयानियाँ बनने नहीं दे सकते जो वो एक झूठ की बुनियाद पे एक अमारत खड़ी करते हैं। लिहाजा उसके जवाब दर जवाब में फिर चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सही यानी कि जो उन्होंने किया वो गलत, जो आपने किया वो हमारी कंस्ट्रक्टिव। खालिद अजीम साहब, आज मैं ये नहीं कह रहा सही, लेकिन जब कोई वाक़या होता है तो रिस्पांस तो होता है। मुसलसल शिरकत, हर मौजू पर गुफ्तगू, कराची सानहा, लॉकडाउन और बजट, ऑपोजिशन पर भी खूब उन्होंने तनकीद की। बड़ी एक्टिव और फ्रेश बॉडी लैंग्वेज थी वजीर आजम की। क्या हम ये समझे कि तब्दीली आ गई है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि तो ऐसा मामला था जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो है उनको इतना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ा। बजट पिछले साल भी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी और इतना उनकी शिरकत जो है वो हम देखने में नहीं आई। रवां साल भी अगर आप देखें तो पूरे जो सेशन है इससे पहले जितने गुजरे हैं उनमें वो एक दफ़ा तशरीफ लाए हैं और अब ये बजट सेशन में वो 4 दिन आए हैं। अब वो पैनिक था या वो अफवाहें थी या जो कुछ भी था, ये दुरुस्त है कि हुकूमत उसमें से निकल गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो तर्ज अमल है ये वाक़तन मैं ये समझता हूँ कि गैर मामूली था। और सदाकत अब्बासी साहब भी जो है वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि उन्होंने शायद पूरे साल में, बल्कि 22 महीने जो उनके हैं उसमें इतनी मुलाकातें नहीं की जितनी उन्होंने इस मरतबा की। वो वफूद की शक्ल में भी लोग उनसे मिलते रहे, वो इशाइया में भी इंडिविजुअली एक के पास जाके मुलाकातें करते रहे और उसके बाद फिर जो इंडिविजुअल मुलाकातें हैं उनका सिलसिला आज तक भी जारी रहा है। अगरचे आज कोई इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बजट कल मंजूर हो चुका था, लेकिन आज भी उन्होंने उन मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। और जो पिन पॉइंटेड ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनकी हुकूमत की वर्किंग से, और सारे लोग खुश नहीं हो सकते हैं। हुकूमतों के अंदर भी जो लोग शामिल होते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी सारे लोग खुश नहीं थे, तो जिन लोगों की कोई थोड़ी सी रंजिश सामने आती थी उनसे मुलाकातें करते रहे। इसका मतलब कि डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ तो थी कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना उनके लिए ज़रूरी था। अलबत्ता ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे साल में जो 5 हाज़िरियाँ उनमें से 4 जो हैं वो इन्हीं बजट इजलास के दिनों की हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चूँकि उनका खुद अपना वादा था कि वो न सिर्फ असम्बली में आएंगे बल्कि क्वेश्चन आवर जो है वो भी एड्रेस किया करेंगे खुद, और लेकिन ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। उनकी मसरूफियात भी हो सकती है, सारे मामलात हैं, लेकिन पार्लियामेंट को मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम वक्त मिलता रहा और वो रवायत बरकरार रही। मासवाए यूसुफ रजा गिलानी के और कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं था जिससे पार्लियामेंट को प्रॉपर टाइम देता रहा। तो ये कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर जो है मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने न सिर्फ अपना तर्ज अमल बदला, बदला और वो बदला हुआ दिखा भी। अदनान आदिल साहब, 22 महीने में बेशुमार मुलाकातें और इजलास में भी वजीर आजम हाजिर रहे, बजट की बात हो या किसी भी किस्म की गुफ्तगू हो, ये बताइएगा
कि ये टाइमिंग्स कितनी अहम है और ऐसे में माइनस इमरान खान का भी शोर कहीं से आ रहा है, क्या कोई प्रेशर है या फिर वाकई ये लग रहा है कि डेडलाइन है, एक टाइम लिमिट है, अब इसमें परफॉर्म करना है, इसमें एक्टिव होकर दिखाना है? देखिए, असल में तो प्राइम मिनिस्टर जो एक्टिव हुए हैं या थोड़े से हमें नज़र आ रहे हैं कि असम्बली में ज़्यादा आए, अरकान असम्बली से ज़्यादा मुलाकातें की, जैसे कि हमारे साथी खालिद साहब कह रहे हैं। तो उसकी वजह तो यह है कि वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बजट पास ना होता है असम्बली से तो उनकी हुकूमत को ख़तरा था, वो तो एक अदम एतमाद हो जाता। तो इस वक्त जो उनकी एक्टिविटी है वो तो अपनी हुकूमत की खातिर है, कुर्सी की खातिर है। कौम तो उनसे ही चाहती है, वो तब्दीली चाहती है जिससे उनके हालात बदलें, जिससे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर हो, मईशत बेहतर हो, माशी तरक्की की तरफ चले। तो अब इन मुलाकातों का आवाम को क्या फ़ायदा, वो तो जब है कि जब कोई नतीजा निकलेगा, कोई आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, कोई सिस्टम में बेहतरी आएगी, तो फिर ये नतीजा खेज़ उनकी जो मुलाकातें या अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली आई है तब आवाम उससे कन्विंस होंगे। तो अब बात यह है कि मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कि अपोजिशन तो एक शोर मचाती है, अपोजिशन का काम ही शोर मचाना है, हुकूमत को ऊपर तनकीद करना है, मुखालफत बराए मुखालफत होती है पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि उस मामले को ज़रा ठंडा रखे। अच्छा। तो अब ये है कि वो तो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया अली जैदी पे कि वो करप्ट वज़ीर हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पढ़ दी जिस पे माहौल बहुत गर्म हो गया कौमी असम्बली का और बहुत तलखी हो गई। बात वो कोर्ट उतार दिया नवीद कमर ने, हालांकि वो ज़रा ठंडे आदमी समझे जाते हैं। अब ये है कि वहाँ पे कुछ अरकान असम्बली जो हैं उनका रवैया बहुत ही गैर पार्लिमानी है, ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं, उसमें ऐसे इशारे किनारे में ऐसी बातें होती हैं जो बहुत नाशाइस्ता होती हैं। ये अगर पार्टीज़ चाहती हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, देखिए इमरान खान की हुकूमत को अब कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि 173 अरकान अपोजिशन के पास नहीं है जो वो अदम एतमाद उनके खिलाफ ले आए। इमरान खान बैठे हैं, आज वो पूरे एतमाद भी थे जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, क्योंकि उनका बजट वो ये भी कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स करनी होंगी, अगर ना की तो बुरा वक्त आ सकता है, खुद उन्होंने एडमिट किया। अहमद वलीद साहब, कुर्सी छोड़ने से डर नहीं लगता, हमें कोई नहीं गिरा सकता। जो लोग ये चाह रहे हैं कि माइनस इमरान होने से ये लोग बच जाएंगे, माइनस हो भी गया तो बाकी इनको कोई नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब ने आज ये भी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के बारे में और इस एनआरओ के बारे में खासकर जिन्होंने जिक्र किया कि 6-7 लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा प्रेशर नहीं लूंगा, इस गुफ्तगू के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ अरसे से इस तरह की चहमगोइयाँ चल रही थी और इस तरह की बातें जो हैं ऑब्वियसली वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंची हैं, या उनको एक खदशा लग गया है कि शायद कोई इस तरह की मूव चल सकती है, जिसके बाद वो काफी अलर्ट हो गए हैं, पार्लियामेंट में आना शुरू कर दिया है, खुल के बात करते हैं, तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज की जो तकरीर थी उसमें काफी सारे पहलू थे। ये बातें जो हैं वैसे तो उनको नहीं करनी चाहिए थी कि हमारी हुकूमत जो है कुर्सी हम छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, -1 हो भी जाए तो हम एहतसाब से बाज नहीं आएंगे। तो ये बातें जो है ऑब्वियसली इशारा देती हैं कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। ये परेशानी अब क्या है, क्या चीजें ऐसी हैं जो पीछे पक रही हैं, वो अगले कुछ दिनों में नजर आएंगी। लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके अच्छा किया, लोग ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट में आए, जैसी भी अपोजिशन है, जैसी भी तनकीद है उसका सामना करें। और दूसरा ये कि इस्लाहात की उन्होंने बात की। अब चीनी के ऊपर स्कैंडल आने के बाद उनको पता चला है कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं किस तरह से खराब हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उम्मीद लोगों ने ये लगाई थी तहरीक इंसाफ को वो वोट देंगे जो इस्लाहात लेके आएंगे इदारों के अंदर। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम पुलिस में इस्लाहात लेके आएंगे, लेकिन पंजाब में एक किस्म की भी कोई इस्लाहात क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक चीज नजर आ रही है कि पीटीआई ने कोई इलेक्शन से पहले तैयारी नहीं की थी। तैयारी होती तो इस वक्त इस्लाहात नजर आ रही होती। अब अगर एक एक कमीशन बना के और इस तरह से रिपोर्ट सामने ला के, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, उसके बाद अगर इस्लाहात करनी है या वजीर आजम हैरानी का इजहार करें कि मुझे तो अब पता चला है कि इतना कुछ हो रहा है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतना मुल्क के अंदर जो है इदारे जो है इस तरह से तबाह हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर जो सिचुएशन थी उन्हें अब जाके पता चल रही है। अगर इस तरह से इस्लाहात होंगी और फिर वो कितना टाइम लगेगा, 10 साल लग जाएंगे इसको। दूसरी चीज ये है कि वजीर आजम आज थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि वो कंटेनर पे चढ़ गए, फिर अपोजिशन को उन्होंने आड़े हाथों लिया, बहुत सख्त तनकीद की, बहुत ज्यादा बड़ी तकरीर की कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये एनआरओ मांगते हैं। ये नैरेटिव जो है पिछले कई अरसे से चल रहा है,
लेकिन लोग ये मानते हैं कि हुकूमत तो ये कहती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सब लोग तो छूट रहे हैं। जो भी मुकदमात उनके ऊपर बन रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। अब राजा परवेज अशरफ है, उनका केस देख लें, उनको एक्विटल हो गए, वो रिहाई मिल गई उनको। इस तरह दूसरे केसेस आप देख लें, किसी एक केस में नैब जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। खलीद साहब, ये सवाल मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछूंगी कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो फिर छूट कैसे रहे हैं? लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले वजीर आजम कैबिनेट को 6 महीने की डेडलाइन देते हैं कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, उसके बाद वजीर आजम कहते हैं कि वो आखिरी चॉइस है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। फिर ये कहते हैं कि कुर्सी अगर ना भी रहे, छूट भी जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। क्या कोई प्रेशर है कि अब गुफ्तगू इस नहज तक आ रही है? देखें, ये 3 मुख्तलिफ मराइल पे 3 मुख्तलिफ बातें हैं। कुछ बातें कही गई हैं, कुछ उनके रिस्पॉन्स उन्होंने जवाब दिए हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान को लूट मार करने वाले और इदारों को बर्बाद करने वाले इस मुल्क का ऑप्शन हो सकते हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये उन्होंने बजट से पहले जब इशाया दिया उस वक्त बात की थी कि पीटीआई के अलावा मुल्क में कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें बहुत सारी तकरीरें आ गई कि जी इमरान खान साहब को कुछ कुर्सी को बड़ा पक्का समझना शुरू हो गए हैं और ये पता नहीं समझते हैं कि दूसरों की तरह के जी नागुज़ीर हो गए। आज उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि कोई कुर्सी किसी की पक्की नहीं होती और मैं अपने घर में रहता हूं। मैं नवाज शरीफ साहब की तरह कुछ 8 मेरे कैंप ऑफिस नहीं है, सवाए ट्रांसपोर्ट के और सवाए सिक्योरिटी के। मेरे घर में दाल रोटी सारी अपने पैसों की है, मैं अपने घर में रहता हूं, लिहाजा मुझे आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो बयानियां पिछले एक हफ्ते का अगर आप टीवी टॉक शोज देख लें और मुल्क में माहौल देख लें, तो ये था कि आज गई और कल गई। तो वजीर आजम ने उन बातों का जवाब दिया है। बड़ी वाज़े अक्सरियत से बजट मंजूर हुआ और बहुत सारे सवालात जो इस वक्त गर्दिश कर रहे थे उनके जवाब में दिया और -1 की बातें भी चल रही थी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऑपोजिशन किसी सिचुएशन में है, उनके अपने अपने मसाइल हैं, उन पे बेपनाह केसेस हैं। सदाकत साहब, बार-बार वज़ीर आज़म एनआरओ का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अगर 6-7 लोगों को एनआरओ दे दूं तो ऑपोजिशन शोर मचाना छोड़ देगी। कौन से 6-7 लोग हैं ये ऑपोजिशन के जो एनआरओ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म से? देखिए, वज़ीर आज़म ने ये एक सियासी बात की और बात थी कि क्या मसला है कि मैं पहले दिन तकरीर कर रहा हूँ, फर्स्ट डे तकरीर कर रहा हूँ, मुझे तकरीर नहीं करने दे रहे। पहले दिन से कह रहे हैं फेल। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको पता है कि अगर इमरान खान मजबूत होता है, पाकिस्तान मजबूत होता है, यानी कि कोई भी एनआरओ नहीं मांग रहा, ये वज़ीर आज़म का सिर्फ एक सियासी बयान था। आप खुद कह रहे हैं सदाकत साहब। मैं आ रहा हूँ, नहीं मेरी मुझे पूरी बात करने दें ताकि आपको जवाब समझ आ जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इनकी अगला टाइम जेलों में गुजरेगा और जो उन्होंने अपनी नस्ल तैयार की हुई है और जो लूट मार का पैसा है वो वापस जाएगा। लिहाजा ये दबाव डाल रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। जैसे माजी में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें तो की, आज परवेज अशरफ साहब के केस के बारे में बात हो रही है। ये केस बनाया किसने था? नून लीग ने। और जब केस के दौरान इतने कमजोर केसेस होते हैं कि लोग छूट जाते हैं। लिहाजा वजीर आज़म का ख्याल है कि पहली दफा एग्रेसिव किस्म का नैब और FIA एक्टिवली काम कर रही है। इनकी तरफ से दबाव है कि इमरान खान हट जाए, -1 हो जाए ताकि ये बचे। उन्होंने कहा, ये कमिटमेंट शो की, अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरे पीछे जो मेरी ये फोर्स तैयार हो गई है, ये आपको करप्शन नहीं करने देगी और आपको एनआरओ नहीं देगी। लेकिन सदाकत साहब, आपको पता है ना कि वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि जब तक इदारों और उनके अंदर बैठे माफियाज को ठीक नहीं कर लेते, रिफॉर्म्स नहीं कर लेते, हम आगे नहीं चल सकते, आगे बुरा वक्त आने वाला है। जी, वज़ीर आज़म ने कहा, अपनी पार्टी को कहा, अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहा, हमें कहा कि हमने कौम से रिफॉर्म करने का कमिटमेंट किया हुआ है। हमें क्या गिरा सकता है जब हम नजरिए से हट जाएंगे? हम नजरिए पे हैं तो ये जो अपोजिशन है, करप्ट लोगों का टोला, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने कहा हमारी मॉरल अथॉरिटी हमारे उस बयानिए पे है जो हम दे के आए और वो इदारों का रिफॉर्म है। ये वो हमें बता रहे थे कि हमें आइंदा मजबूत होने के लिए अपना इस्लाहात का जो प्लान है उस पर चलना है। तो मैं समझता हूं आपको बता रहे थे, लेकिन लग ये रहा था कि वो ये ऑपोजिशन को बता रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, साथ ही रहिए। वजीर आजम ने साबिक वजीर खारजा का नाम लिए बगैर उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं चाहूंगी वो गुफ्तगू जरा थोड़ी सी हम नाजरीन को सुनवा दें। इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। यही आदमी
ये फॉरेन मिनिस्टर था। ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में PMLN में और PTI में फ़र्क क्या है। बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात को साथ हैं, ये लिबरल है। ये लिबरल हैं लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। अदनान आदिल साहब, असेंबली के फ्लोर से आज वजीर आजम ने बिल्कुल वैसे ही तनकीद का निशाना बनाया ऑपोजिशन को, जैसे वो ऑपोजिशन में रहकर तनकीद किया करते थे। लिबरली करप्ट करार दे दिया पूरी ऑपोजिशन को, और खासकर ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान साहब पे बहुत सख्त तनकीद की थी जब बजट हुआ जी। सदाकत साहब ऐड कर लीजिए। अदनान आदिल साहब एक मिनट के लिए जरा सदाकत अली साहब ऐड करना है। एक बात कर लो जी। वो बात ये थी कि जब इमरान खान साहब ने उस दिन तकरीर की तो इमरान खान साहब खातिमुन नबीयीन तक का शायद वो उन्होंने पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं कर सके, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उन पे मजहबी हमला किया था कि वो उन्होंने उनका जवाब दिया है कि मुझ पे जो तनकीद आई है अपने आप को वजाहत की है कि वो आशिक रसूल बनते हैं और मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। तो वो लिबरल और मजहबी और दीनी होने की वजाहत की है जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर में तनकीद थी। अदनान आदिल साहब जी बिल्कुल, जैसे बजट के बाद ख्वाजा आसिफ को मौका मिला तो उन्होंने बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया था इमरान खान को, और जैसा कि अभी सदाकत अली अब्बासी ने सारी बात बताई दी है तो वो उसका जवाब दे रहे थे। देखिए बात ये है कि इस तरह तनकीद करना, जवाबी हमला करना, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, ये सिलसिला तो कभी रुक नहीं सकता, और ये हम कब से देख रहे हैं। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी इनको बहुत आड़े हाथों लेते थे और अब भी कई दफ़ा लेते हैं। मसला आवाम का ये है कि जब कोई आदमी इक़्तिदार में आ जाता है तो लोगों की उससे तवक्को ये नहीं होती कि वो अपने मुखालफिन पे कैसे बड़े बड़े हमले करता है। लोगों की तवक्को ये होती है कि वो परफॉर्म क्या कर रहा है, वो डिलीवर क्या कर रहा है, वो उनके लिए क्या कर रहा है, ठोस काम क्या कर रहा है। हम इमरान खान साहब के हत्ता के जो सपोर्टर्स भी हैं अब उनकी तकरीरें और ऐलानात सुनकर थकने लगे हैं लोग। अब उनको डिलीवर करना है, उन्हें कुछ करके दिखाना है, कोई ठोस काम करके दिखाना है। ये काफ़ी नहीं है कि चीनी पे आपने इंक्वायरी कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई। चीनी तो अभी भी 80-85 रुपए किलो मिल रही है आवाम को। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? क्या चीनी 55 रुपये मिलने लगी? क्या 60 रुपये मिलने लगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। पेट्रोल आपने सस्ता किया, आवाम को मिलना ही बंद हो गया। तो इमरान खान को जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, वो अपना डिलीवर करें, लोगों तक उनको बेनिफिट पहुंचाएं। उनको इतनी उम्मीदों के साथ लाए थे, दो बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट करके लाया गया, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। इसलिए तो नहीं लाया गया था कि वो असम्बली में मुनाजरे करेंगे, वर्बल मैचेस होंगे। ये काम तो पहले भी हो रहे थे, अब वो भी यही काम शुरू कर रहे हैं। तो इससे आवाम को क्या मिला? फिर तब्दीली का मकसद तो ये था कि कोई आवाम को नजर आए कि ये तब्दील हो रहा है, ये PIA जो है रिफॉर्म हो गई है। बिल्कुल 2 साल गुजर गए हैं, अब लोग आपको ये सवाल करना चाह रही थी कि PIA इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद 30% फेक डिग्रीज वाला मामला सामने आ गया। उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट वो ये हुआ कि यूरोप ने 6 महीने के लिए PIA की फ्लाइट्स को बंद कर दिया। पहले तो एक लोकली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, अब तो ग्लोबली एक प्रेशर बढ़ चुका है। अब कैसे, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, खासकर परफॉर्म करना? देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात की कि क्यों ना हम इसको ओपन करते। पायलट्स जो हैं वो फेक लाइसेंसेस रखते हैं तो दुनिया को हम क्यों ना बताएं। लेकिन सारी बातें दुनिया को बताने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के अंदर चल रही हैं, लेकिन आप उनको दुनिया भर को नहीं बता सकते। आप दुनिया भर को ये चीजें आश्कार नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर जो है वो रिवील करें पूरी दुनिया को कि हमारे पास जाली लाइसेंस के पायलट्स हैं और उनको जो जाली लाइसेंस मिले हैं हमारे इदारे ने दिए हैं और वो इदारे के सरबराह हैं। अब मामला आप देख लें कि इस तरह से एक्सपोज करने से अगर आपने कोई एक्शन करना है, आप एक एक दो पायलट्स को फारिग करते रहें, उनसे बात करें, उनकी चीजें वेरीफाई करें, उसके बाद उसको फारिग कर दें। अगर मशकूक, पहले इन्होंने कहा कि वो फेक लाइसेंस है, फिर उन्होंने कहा मशकूक लाइसेंस है। अब वियतनाम ने, फिर यूरोपियन यूनियन ने, फिर मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको उन्होंने बंद कर दिया है, पायलट्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है और यूरोपियन यूनियन तो पाबंदी लगा दी 6 माह के लिए कि आपके जहाज इधर नहीं आ सकते। तो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है।
यानी कि एक हुकूमत की ये जो नाहली है कि किस तरह से आपने पूरे एक इतने बड़े इदारे को इस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक्सपोज कर दिया। अगर वो चंद पायलट थे और लेकिन वो पायलट, बाकी पायलट तो सारे मेजॉरिटी तो ठीक है ना, इस तरह से तो फिर किसी स्टोरी पर काम ना किया जाए कि हमारे साथ इस तरह के हैं। नहीं, स्टोरी पे काम, लेकिन बात यह है कि मशकूक, पहले इन्होंने कहा कि नहीं हम उसको वेरीफाई करें। बात यह है कि पहले आप वेरीफाई कर लें, वेरीफाई करके पूरी डिटेल्स ले लें, उसके बाद एक एक दो जो सामने आए आप उनको फारिग करते जाएं। लेकिन आपने पहले से पार्लियामेंट के अंदर आपने वो रिपोर्ट सुनाई, उसके बाद आपने ये पायरेट्स का शोशा छोड़ दिया। अब आप कोई भी देखें, हिकमत वाला जो बंदा होगा, कोई ऐसा बंदा जो कि समझ बूझ रखता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि इस तरह से आप पूरी एयरलाइन को आप इस तरह से टारगेट कर दें, पूरी दुनिया को ये बता दें कि हमारी एयरलाइन जो है वो सारी खराब है। तो ये कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? किस तरह से हुकूमत ये है कि मतलब इस तरह से कोई अपनी हुकूमत अपने इदारे को इस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम करे? मैं पूछ लेती हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब से। सदाकत अली अब्बासी साहब, किस तरह से हुकूमत अपने ही इदारे को, जिस तरह से अहमद वलीद साहब कह रहे हैं कि बदनाम करेगी, ये कैसे होगा? अब जबकि इदारों के रिफॉर्म्स की बात वजीर आजम खुद ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफियाज को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा इदारों के अंदर बैठे हुए, तब तक ये हुकूमत और हम भी आगे नहीं चल सकते। तो ये PIA वाला स्पेसिफिक मामला, इससे हुकूमत कैसे निपटेगी? देखिए, हम एक ग्लोबलाइज विलेज में रहते हैं। अहमद वलीद साहब की बात एक लिहाज से ठीक है, लेकिन हम ग्लोबलाइज विलेज में रहते हैं। इतना बड़ा मुल्क में हादसा होता है और अगर रिपोर्ट आती है और लेट्स अज्यूम हम रिपोर्ट को छुपा देते और रिपोर्ट किसी तरह लीक हो जाती तो आप, और इस दौरान खुदा न खास्ता कहीं छोटा मोटा हादसा हो जाता, तो लोग, दुनिया आपको क्या समझती कि आपकी एक इन्वेस्टिगेशन में एक मामला सामने आया, लोगों की जिंदगियों का, पाकिस्तानियों का या गैर मुल्कियों का, उनकी जिंदगियों का मसला आया। हम कितनी गैर जिम्मेदार कौम है। ठीक है, हमें वक्ती तौर पे इसका नुकसान हुआ है और मैं समझता हूं कि ये नुकसान है, लेकिन क्या हमें इस बात में हमें इसकी परेशानी है कि हमने एक्सपोज क्यों किया, या हमें इस बात पे दुख क्यों नहीं है कि हमने किस तरह के हुक्मरान रखे जो सफारशी निजाम के तहत लोगों को भर्तियां करते रहे? जब भी आप मसले का हल करेंगे, मसला खोलेंगे, बदनामी तो होगी, लेकिन क्या इतनी छोटी बदनामी के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले लें कि कल इस इंक्वायरी के बाद दुनिया में किसी जगह पे ये एक्सपोज हो जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत को पता चल गया था कि इनके पायलट के कुछ कागजात मशकूक हैं या किसी की ट्रेनिंग नहीं है और वो पायलट ग्राउंड नहीं किए गए, या अगर हम ग्राउंड एक हिचकिचाएगी नहीं और खुदा जिस भी इदारे में जो भी माफियाज हैं एक्सपोज करने में हुकूमत घबराएगी नहीं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप साथ मौजूद थे और पैनल हमारे साथ था, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।